जहां आज हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर बायोलॉजी, राइट। तो बेटा जी आपके यूनिट टेस्ट बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, आप लोग पैनिक मोड में होंगे, बट डोंट वरी बिकॉज आई एम हियर फॉर यू ऑल। और आज हम कुछ बहुत प्यारे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देने वाले हैं, राइट। हेलो, हाय एवरीवन, सो दिस इज शिवांगी चौहान, बायो मेंटर, और आप सभी का वेलकम करती हूँ इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। तो बहुत आसान क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। बहुत सिंपल सवाल है और बहुत सिंपल जवाब है। वो कौन सी ब्रांच है, वो कौन सी स्टडी है जहां पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं, उसे क्लासिफाई कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज योर टेक्सोनॉमी। और फटाफट बताएंगे कि ये टेक्सोनॉमी किसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। तो आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ। तो बायनोमियल का मतलब क्या हुआ, दो नाम है ना, दो वर्ड्स वाला नाम। तो बेटा ये जो दिया था ये आपके कैरोलस लिनियस ने दिया था, और यहाँ पे आपका जीनस नेम यानी कि जेनरिक नेम एंड स्पीसीज एपिथेट, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी नाम का। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा क्या डिनोट कर रहा है, द जीनस ऑफ द मैंगो। एंड दी मैंगीफेरा, लोगों मैं लिख देती हूँ एक आपके लिए, मैंगीफेरा इंडिका, है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, तो ये मैंगो के बारे में है ना, तो ये मैंगो का जीनस बता रहा है और ये मैंगो की स्पीसीज बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको हाथ से लिख रही हूँ तो अंडरलाइन करूंगी, है ना, और अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं, कहीं बुक में लिखा होता है तो ये इटैलिसाइज्ड होता है ना। तो बेटा ये है इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का। नाउ द साइंटिफिक नेम, ये देखो फिर से उस पे ही क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा हुआ है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका, और ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये एल है ये क्या डिनोट कर रहा है, क्या डिमार्केट कर रहा है, इसका लोकल नेम, इसकी लाइक साइंटिस्ट नाम जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, या इसकी लोकेशन ऑफ डिस्कवरी, या लैटिन लैंग्वेज। तो बेटा मैं बता दूं कि अगर ब्रैकेट में ऐसे कोई लेटर, आपका कोई अल्फाबेट इंक्लोज्ड है, इसका मतलब कि वो उनके उस साइंटिस्ट के बारे में बता रहा है जिन्होंने सबसे पहली बार उस नाम को रखा था, उसको डिस्क्राइब किया था। तो दैट वाज लीनियस, है ना। तो लीनियस वाज द वन जिन्होंने सबसे पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्सोनॉमिक एड, यानी जो हेल्प करने वाला है टेक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में हेल्प करने वाला है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करने वाला है। तो कीज, मोनोग्राफ, हर्बेरियम, ऑल ऑफ द अबव। बोलो क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सी बात है कि मैम कीज भी हेल्प करता है, मोनोग्राफ भी हेल्प करता है, हर्बेरियम भी हेल्प करता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। मैं बता दूं कि होता क्या है। तो कीज का मतलब होता है बेसिकली अगर मुझे कोई चीज नहीं पता, एक अननोन मेरे पास सब्जेक्ट है एंड आई नीड टू नो अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, तो मेरे पास इस कीज में क्या होगा, कुछ कपलेट्स होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो एक एक करके हम मुझे उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो लाइक दिस थिंग इज, वो उसकी क्लासिफिकेशन क्या है ना। तो एक एक करके हम बढ़ेंगे, है ना, रूल आउट करते हुए कि हाँ ये इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है तो हम इसके साथ चलेंगे, नहीं तो रूल आउट होकर नेक्स्ट की पे आ जाएंगे। तो ये हमको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है किसी भी अननोन सब्जेक्ट को। ना मोनोग्राफ क्या होता है कि किसी भी एक टेक्सॉन ले लो आप, कोई जीनस हो, कोई फैमिली हो, अगर मुझे उसके बारे में पता है तो मैं उसकी पूरी जो टेक्सोनॉमिक हिस्ट्री है, पूरी उसको टेक्सोनॉमिक जो भी उसका नोन चीजें हैं मैं सब लिख दूंगी उसके बारे में, उसकी फैमिली, उसकी सारी क्लासिफिकेशन, उसका नाम। तो यानी मोनोग्राफ इज अबाउट वन टेक्सॉन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर टेक्सॉन, राइट। देन कम्स द हर्बेरियम। हर्बेरियम में होता है बेटा जी आपके जो प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं वो ड्राई फॉर्म में, लाइक ड्राई प्रेस फॉर्म में, एक शीट में प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, ताकि अगर बाद में आपको किसी स्पीसीज को पढ़ना हो, उनके बारे में जानना हो, तो आप उन शीट्स को यूज करके उसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन होती है उसकी हायरार्की होती है, जिसका मैंने एक बहुत प्यारा सा आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। सिक लास्ट वाला क्या आ रहा है, सिक यानी कि स्पीसीज। मैं लिख देती हूँ कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, एंड दिस इज द लास्ट, या मैं कहूँ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स रहते हैं, सबसे ज्यादा एक दूसरे से लाइक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करने वाले लोग, जो आपस में रिप्रोड्यूस अगर करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, तो जो उनका बच्चा आएगा वो भी फर्टाइल आएगा। तो यही डेफिनेशन होती है स्पीसीज की, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी
हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज दैट रिजेंबल वन अनदर इज नोन एज, यानी अगर स्पीसीज भी आपस में रिलेट कर रही हैं, आपस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रही हैं, तो हम उनके टेक्सॉन को क्या बोलेंगे, जीनस। आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्पीसीज के जस्ट ऊपर क्या है, जीनस है, यानी अगर स्पीसीज आपस में रिलेट कर रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रही हैं, तो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्स अंडर सिंगल या सेम जीनस। ओके, तो यही आपसे पूछा गया था कि द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो रिजेंबल कर रही हैं वो किसके अंडर आएंगी, एक जीनस के अंदर आएंगी। नाउ द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, ये टेक्सोनॉमी जो ये वर्ड है, ये मैंने आपसे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था, जो जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज एपी कैंडोले। एक और होमवर्क दूं, एपी का फुल फॉर्म, यानी जो साइंटिस्ट जी हैं एपी कैंडोले, तो ए और पी किस चीज को, लाइक उसका फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पूरा कंप्लीट नाम बताएंगे मुझे इन साइंटिस्ट का आप। नाउ द नेक्स्ट वन इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, जिसे हम पढ़ते हैं along with 6 kingdom classification, क्योंकि बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं कि अगर मोस्ट एक्सेप्टेड 5 वाला है देन व्हाई वी आर कंसीडरिंग द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल्सो, क्योंकि जब हम मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यू नो वेरी वेल कि हम वहाँ पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं, राइट, दो कैटेगरी पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 किंगडम एंड 6 किंगडम को हम साथ में ही लाइक एक्सेप्ट हमारा 5th वाला है, पर हम 6 वाले को जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर आर.एच. व्हिटेकर। लीनियस जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 वाला ये आपका सिलेक्ट मैंने कर दिया है, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था ये मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो नेक्स्ट वन, बैक्टीरिया जो है वो डिफर करता है प्रोटिस्ट से, वाई Why a bacteria differs from protist? तो we know very well कि दोनों ही यूनिसेलुलर है, बस फर्क इतना है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकारियोट है, इट्स अ यूनिसेलुलर प्रोकारियोट, लेकिन जो आपका प्रोटिस्ट है ये एक यूनिसेलुलर यूकारियोट होता है। तो कहाँ लिखा है, यस इट्स अ like bacteria are prokaryotes, that's why they are different from protist. Now the next one, the cell wall of fungi is made of. फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो आई थिंक ये तो आप क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि 9th में जब हमने सेल वॉल पहली बार पढ़ा था, तो अगर आपके पास कोई बढ़िया टीचर था तो उन्होंने बताया होगा कि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, फंगस की काइटिन से बनी होती है, और जो आपका बैक्टीरिया होता है उसका पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। तो ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें काइटिन मिल जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट आता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, वो किस किंगडम का है, किस किंगडम का है, ओके तो बेटा जी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन देखो आपको दिया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी और इसको हम बैक्टीरिया भी कह रहे हैं, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी बट वी आर कॉलिंग इट एज साइनोबैक्टीरिया। तो हम कंफ्यूज है कि इसको एल्गी में रखें या इसको हम बैक्टीरिया में रखें, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली इट बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम, जो बैक्टीरियाज के लिए होता है। नाउ देन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, द रीजन इज कि जब इनिशियल क्लासिफिकेशन हुआ था तो उस टाइम पे बहुत प्रॉपर लाइक क्राइटेरिया नहीं हो पाए थे, तो इसको एल्गी समझकर रख लिया गया था एल्गियों के साथ, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इवन इनके पास कुछ बहुत स्पेशल स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, वो नाइट्रोजन फिक्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो इनकी मैच कर रही थी प्लांट्स वालों के साथ, एल्गी के साथ, तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कह दिया गया था इनिशियल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बट बाद में इसको हमने शिफ्ट किया था इसकी ओरिजिनल लोकेशन में, दैट इज द मोनेरा किंगडम, बिकॉज इट्स अ बैक्टीरिया, राइट। तो इसीलिए हमने इसका नाम तो रख दिया है साइनोबैक्टीरिया, लेकिन ये वाला नाम इसके साथ चलता आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज माइकोप्लाज्मा इज यूनिक बिकॉज, तो ये भी आपने पहली बार सुना होगा क्लास 9th में, जब आपसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, तो आपने सबसे पहले याद किया था माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी बोलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, व्हाई बताओ बताओ बताओ, बिकॉज इट लैक्स सेल वॉल, इसमें सेल वॉल ही नहीं होती है। ऑल्सो हम इसको जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं,
वाई प्लांट किंगडम? तो देखो, हम इसको जोकर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये जोकर की तरह अपना रूप बदल सकता है, अपना शेप बदल सकता है। तो जैसे जोकर हमें अलग अलग फेसेस बना के हंसाता है, तो हमने इसका नाम भी जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कर दिया था। पर अगेन मैंने कहा कि इनिशियल क्लासिफिकेशन में जब प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा था कौन सा बैक्टीरिया कौन से क्या, तो इसको हमने प्लांट किंगडम में रखा हुआ था, तभी हम इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम आज तक कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्या है? लाइकेंस रिप्रेजेंट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन को भी हमने किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं डाला, ना हमने इसे प्लांट में डाला है, ना एनिमल में, ना फंगस में, ना मोनेरा में, ना प्रोटेस्ट में। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि हमने सही किया? बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये पहले से ही दो ऑलरेडी क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स का एक सिम्बायोटिक एक रिश्ता है, यानी जब कोई एल्गी और फंगस हाथ मिला ले, साथ आ जाए, एक बंधन में बंध जाए और बोले कि चलो साथ निभाएंगे एक दूसरे का। कैसे? एल्गी क्या करेगा? खाना बना के देगा, और फंगस क्या करेगा? अपने माइसीलियम की हेल्प से उसको सपोर्ट देगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा और न्यूट्रिएंट्स भी गैदर करके लेकर आएगा एल्गी के कि ले खाना बना ले, है ना। तो जो एल्गी कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं रुको मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखो, दो कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे, फंगल कंपोनेंट एंड दी एल्गल कंपोनेंट। तो दिस वन इज द माइकोबियंट एंड दिस इज द फाइकोबियंट लाइक पार्ट। तो हमने इनको रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये वाला माइकोबियंट पार्ट है, दिस इज द फाइकोबियंट। ठीक है, तो मिलकर ये लोग जिनकी एसोसिएशन होती है, हैप्पी रिलेशनशिप होता है, इसको हम बोलते हैं लाइकेन। नाउ वायरसेस आर कंसीडर्ड लिविंग बिकॉज एज यू नो वेरी वेल कि वायरस, आप क्लास 8 से जानते हैं ये बात कि जब हमने पढ़ा था वो चैप्टर कौन सा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यू नो वेरी वेल कि वायरस को हमने किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं फिट किया, क्योंकि 4 होते हैं ना, BFPA, यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, BFPA। पी से क्या होता है बताना फटाफट से, और ए से क्या होता है आप बताएंगे, है ना। देखते कितना आपको याद है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसको कहीं भी जगह नहीं दिया था। जगह क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ये एक बहुत ही दोगला नेचर शो करता है। जैसे ही किसी होस्ट बॉडी में एंटर कर जाता है, इसके प्राण जग जाते हैं, ये जिंदा हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, जो कि एक नॉर्मल लिविंग बीइंग कर सकता है। लेकिन जब ये किसी भी लिविंग बॉडी, किसी भी होस्ट बॉडी से बाहर होता है, तो ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म की तरह एक शुगर का एक मान लो दाना पड़ा हुआ है, वैसे पड़ा रहेगा ये। तो जैसे कि कोई डेड बॉडी होती है, लाइक काइंड ऑफ अ डेड, कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग पड़ी होती है, वैसा रहता है ये। तो ये दोनों नेचर शो करता है, तो इसको हम कहते हैं इट्स अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। पर हमसे पूछा क्या गया कि लिविंग कब कहते हैं? जब ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर होता है और अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है, अपने आप को डुप्लीकेट कर पाता है। ठीक है, now the next one is the dominant phase in a life cycle of bryophyte is। bryophyte में dominant phase कौन सा होता है? स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, जाइगोट या स्पोर। तो मैं बता दूं कि आपका जो ये होता है ब्रायोफाइट में द लीफी डोमिनेंट फेज जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, खाना बना सकती है, वो आपका गेमिटोफाइट होता है। तो गेमिटोफाइट इज द इंडिपेंडेंट एंड द डोमिनेंट फेज ऑफ द ब्रायोफाइट, जिसपे स्पोरोफाइट डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, राइट, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए गेमिटोफाइट पे डिपेंड करता है, यानी इट्स द डोमिनेंट फेज ऑफ योर ब्रायोफाइट। The next one is your algae are classified based on algae की जो हमने क्लासिफिकेशन करी हुई है ना। कौन सी 3 टाइप्स हैं? याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं याद है? लिखो फटाफट, मन में लिखो, बोलो। क्लोरोफाइजिए, फायोफाइजिए एंड रोडोफाइजिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इसको पिगमेंट के अकॉर्डिंग और जो रिजर्व फूड मटेरियल ये स्टोर करता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। अगर मैं हल्का हल्का आपको रिमाइंड करवाऊं तो बेटा, जो आपका क्लोरोफाइजी होता है इसमें क्लोरोफिल A एंड B होता है, क्लोरोफिल A एंड B होता है। फायोफाइजिया में क्लोरोफिल A एंड C होता है अलोंग विद फ्यूकोजैंथिन। इसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन एल्गी होता है ये। द थर्ड वन इज योर रोडोफाइजिया, जो कि रेड कलर का होता है और इसमें होता है क्लोरोफिल आपका AB, AC और AD। हाँ, इसमें AD होता है और इसमें
फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पिगमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप्स आ गई है, क्लोरोफाइजे, फाइओफाइजे एंड रोडोफाइजे। एंड इसके अलावा बेटा जी इनके पास इनका जो रिजर्व मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे पहले वाले में स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है, सेकेंड वाले में लेमिनारिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड थर्ड वाले में फ्लोरिडेन नाम से स्टोर होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि मेनली मैंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिखा है वो इसके अकॉर्डिंग टू पिगमेंट एंड इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको क्लासिफाई किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इवन इफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट उसके अकॉर्डिंग भी, फ्लैजेला के पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। Now the next is in which of the following plants is the sporophyte dependent on the gametophyte? ओके तो आई थिंक हमने जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले ही हमने बात की थी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जो उनका गेमेटोफाइट है इट्स द इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फेज जिसपे स्पोरोफाइट डिपेंड होता है, यानी हमें ये तो पता है कि इसका आंसर ब्रायोफाइट होना चाहिए। तो हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को हटा देंगे जो कि आपकी द रिमेनिंग क्लासिफिकेशन है ऑफ द प्लांट किंगडम। बचा क्या? फर्न्स एंड मोजेस। तो इसमें से कौन सा एग्जांपल होता है ब्रायोफाइट्स का? दैट इज योर मोजेस, राइट। तो बी इज द राइट आंसर क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ब्रायोफाइट्स को, जो कि क्या होते हैं? जिसमें डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। ओके चलो नाउ द नेक्स्ट वन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास 10th का टॉपिक है, जहां पे हमने बात की थी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहां पे वी गॉट टू नो कि प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एक पॉलन जो है वो डिवाइड करके 2 जब मेल गेमीट्स बनाता है तो एक मेल गेमीट क्या करता है? एक सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरा वाला फ्यूज करता है विद द सेंट्रल सेल टू मेक अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो नरिश करता है टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो जस्ट अभी बना था ना जाइगोट, उसको नरिश करेगा। तो यानी कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड ये आपका होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी कि एंजियोस्पर्म्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स निकलते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड्स होते हैं, उसमें क्या आपको पता है ना कि उसमें फ्रूट नहीं होता, सिर्फ बीज होता है ना, नेक्ड सीड्स। तो इट्स नॉट अ परफेक्ट वन, बट जो हम लोग नॉर्मल प्लांट्स देखते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं। नाउ अगेन वही आ गया क्वेश्चन कि व्हिच प्लांट ग्रुप प्रोड्यूसेस नेक्ड सीड्स। जस्ट मैंने वर्ड बोला ही था, यानी वी नो दैट जिम्नोस्पर्म्स आर फेमस फॉर द नेक्ड सीड। फॉर एग्जाम्पल आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे पाइन फॉरेस्ट होते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे जो उनके जो छोटे आप देखते होंगे जो पड़े रहते हैं वुडन काइंड ऑफ, है ना, पाइन्स, तो वो जो होते हैं दैट आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर नेक्ड सीड्स। उनके बाहर कोई फ्रूट की कोटिंग नहीं है, फ्लैशी फ्रूट कवरिंग नहीं है, दे आर जस्ट द सीड्स, राइट, एंड दैट्स वाई। चलो अगला क्या है आपका? Which pigment is found in brown algae? हमने जस्ट अभी एक टेबल बनाया था, उसमें हमने देखा था कि ब्राउन एल्गी यानी कि जो आपका फाइओफाइजे है इट्स अ एल्गी, तो इसके पास ब्राउन कलर का पिगमेंट है। इसके पास कौन सा पिगमेंट जो ब्राउन कलर दे रहा है? तो दैट इज फ्यूकोजेंथिन, थर्ड ऑप्शन फ्यूकोजेंथिन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ एनिमल किंगडम का क्वेश्चन आ चुका है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पॉरीफेरा इज, पॉरीफेरा सबसे पहला आता है ना आपका, अगर आपको याद आ रहा हो, याद तो होगा ही, आपके एग्जाम आ रहे हैं तो इतना तो बेसिक पता ही होगा कि पॉरीफेरा जो होता है आपका सबसे पहले आता है ना। और इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेलुलर होती है, सेल लेवल की होती है, सेलुलर लेवल, सिर्फ सेल्स ही है इसके पास, और इसके पास कोई टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है, देखने को नहीं मिलता, सिर्फ सेल मिलता है। एंड सबसे खास बात यह है कि इसके बॉडी में ना बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं, तभी इनकी बॉडी ना स्पॉन्ज लाइक होती है ना, बहुत सारे पोर्स होते हैं और एक बड़ी सी ओपनिंग भी होती है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। एंड इसका एक बहुत ही पिकुलर फंक्शन है, एक बहुत ही पिकुलर फीचर है, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर ड्रिवन सिस्टम होता है इसके बॉडी में, वाटर के थ्रू ही न्यूट्रिशन आ रहा है, फिर वहीं से फ्लो करके वाटर के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि ये एक्वेटिक भी होता है फॉर श्योर, राइट। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपका साइकिड हो गया, यूस्पॉन्जिया हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, ये सारे आपके पॉरीफेरा में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलती है देखने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल सिमेट्री? इसका मतलब होता है बेटा कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेंट्रल एक्सिस से अगर हम कोई प्लेन पास करें, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस प्लेन, सॉरी, और इन दिस प्लेन और इन दिस प्लेन, किसी भी डायरेक्शन से मैं लाइन अगर पास करूं तो बॉडी जो है वो 2 हिस्सों में, सिमिलर पार्ट्स में, हाफ में डिवाइड हो जाए। अगर मैं ऐसे डिवाइड करती तब भी 2 हाफ मिलते, ऐसे करती तब भी 2 हाफ मिलते, ऐसे डालती तब भी 2 हाफ मिलते, यानी किसी भी प्लेन से अगर मैं कोई लाइन पास करवा रही हूं तो बॉडी की मुझे सिमिलर 2 हाफ मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो सेंट्रल एक्सिस से पास करनी चाहिए
लाइन ऑफ डिवीजन, ओके। फिर बायलेटरल, सॉरी, जो आपका जैसे रेडियल सिमेट्री हो गया, बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, यानी सिर्फ एक ही प्लेन से अगर मैं डिवाइड करूं तो कर सकती हूँ, हर प्लेन से। फॉर एग्जांपल आपका जो प्लान एरिया है, उसको मैं इस प्लेन में डिवाइड कर सकती हूँ, ऐसे नहीं कर सकती, है ना। तो सिंगल एक ही प्लेन से अगर मैं उसको डिवाइड कर पाऊं तो वो बायलेटरल सिमेट्री कहलाता है। आपको पूछा था कि यहाँ पे रेडियल का क्या एग्जांपल है, तो एनालिड्स में नहीं पॉसिबल है, प्लैटीहेल्मिंथस यानी कि मैंने जस्ट आपको दिखाया प्लानेरिया में नहीं पॉसिबल है, ऑर्थ्रोपोड्स में नहीं पॉसिबल है हर एक प्लेन में डिवीजन करना, यानी बच के आ गया आपका इकाइनोडर्म्स, जो कि अडल्ट स्टेज में, नॉट लार्वल स्टेज, क्योंकि लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो उस टाइम पे किसी भी प्लेन से आप डिवीजन करो उसके दो हाफ हमें मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड। अगर कोई बॉडी कैविटी मेसोडर्म लाइन कर रहा है तो उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, इट्स अ परफेक्ट कैविटी, यानी इट्स अ सीलम। पर अगर वो लाइन नहीं करता, इनकम्प्लीटली लाइन करता, तो दैट विल बी योर सीरोसील। और अगर कोई कैविटी ब्लड फिल्ड है तो हीमोसील कहते हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि जो कैविटी है उसको मेसोडर्म सेल्स जो है वो लाइन कर रहे हैं, तो यानी इसका परफेक्ट कैविटी, सीलोमेट्स कहलाते हैं, तो दे हैव अ परफेक्ट सीलम, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नाउ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैट वर्म्स यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थस, इस फाइलम के जो फ्लैट वर्म्स हैं इनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत ही फेमस है, जो कि ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। तो कौन है वो, नेफ्रीडिया है, फ्लेम सेल्स है, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है, या किडनी है, बोलो बोलो। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लेम सेल्स, जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। ठीक है जी, प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं फ्लेम सेल्स को, जो ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है इन दिस केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थस। नाउ द नेक्स्ट वन, ये लास्ट आपका एमसीक्यू है। क्या पूछा हुआ है इसमें, पूछा हुआ है इन विच फाइलम डू एनिमल्स शो सीडोसीलम। वो कौन सा फाइलम है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं वो सीडोसिलमेट होते हैं। मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर कैविटी इज नॉट लाइन और इनकम्प्लीटली लाइन बाय मेसोडर्मल सेल्स, देन हम उसको बोलते हैं सीडोसिलमेट। तो यहाँ पे एनीलिडा, निमाटोड, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का दिया हुआ है, तो इसमें से सिर्फ इकलौता निमाटोड ऐसा है जिसमें सीडोसिलम होता है, दे आर सीडोसिलोमेट। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट बॉक्स में, आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर लिख के 25 का कि एसिलोमेट का एग्जांपल क्या हो सकता है। एसिलोमेट का एग्जांपल मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ अब मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखा रही हूं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूं चैप्टर वाइज। लिविंग वर्ल्ड में आपको टेक्सोनॉमी डिफाइन करना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद आपको डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था और उसके रूल्स विद एग्जांपल्स पता होना चाहिए। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, दैट इज टेक्सोनॉमिक एड्स। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ये आप तैयार कर लेंगे तो दैट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। आप लोग मुझसे अपने आंसर्स चेक भी करा सकते हैं, क्योंकि आप इनको सॉल्व करना और मेरी टीजी पे शेयर कर देना। टीजी क्या है मेरा, दैट इज बायोलॉजी बाय शिवांगी। तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने आंसर सही लिखे हैं या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। बायोलॉजी बाय शिवांगी इज माय टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप एज वेल। तो आप मुझे यहाँ पे शेयर करना सारे आंसर्स, तो बढ़िया आपकी चेकिंग भी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो विटेकर जी ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, डायग्राम का मतलब है टेबल बेसिकली, कि जो टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे उन्होंने 5 किंगडम बनाने के लिए। ऑल द क्राइटेरिया, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज आप इंक्लूड करेंगे और एक टेबल प्रॉपर बनाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है ना, ये बनाएंगे। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको तो क्लास 9 से ही आ जाना चाहिए था, तो आप तो इसको मत छोड़ना। बहुत प्रॉपर एक अच्छा खासा क्लासिफिकेशन देना है विद एग्जांपल्स, राइट। देन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा विद एग्जांपल्स। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे कि मोनेरा जो आपका बेसिकली बैक्टीरिया कंटेन करता है, क्लासिफाई करता है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं और प्रोटिस्टा से वो अलग कैसे। तो यू नो कि दोनों ही यूनिसेलुलर हैं, बस ये क्या है, प्रोकैरियोट और ये यूकैरियोट है, तो ये लाइन पक्का मेंशन करना। वायरस और वायरॉइड्स में डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वायरॉइड्स एंड वायरस में डिफरेंस, तो यू नो दैट वेरी वेल, ये ज्यादा छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू वायरस। एंड क्यों, तो इनके बीच में, और इवन मैं इंक्लूड करना चाहूंगी प्रियॉन्स को भी, इनको भी इंक्लूड करो भाई, इनको क्यों छोड़ना है, इनको भी इंक्लूड करना है इसमें। ठीक है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कहां से आया, इसमें आधा पार्ट है, आधा कहां चला गया, छोड़ो इसको, छोड़ दो। आई थिंक इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। व्हाट आर लाइकेंस, यस, लाइकेंस के ऊपर एक नोट प्रॉपर एंड उसके एग्जांपल तैयार करके रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लांट किंगडम।
प्लांट किंगडम में क्या क्या हमें देखना है, तो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, जो आप बहुत बढ़िया बताएंगे, ब्रायोफाइट का एग्जांपल देंगे आप बहुत अच्छे से, है ना, ब्रायोफाइट का एग्जांपल देंगे, टेरिडोफाइट का एग्जांपल देंगे। फिर आपको ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि यही 4 मेन चीजें हैं जो आप पढ़ने वाले हो इस प्लांट किंगडम में, तो इनके बीच में पूरी प्रॉपर क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाइज, है ना, कि क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये हायरार्की है, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आपका आता है टेरिडोफाइट, देन जिम्नो, देन एंजियो, है ना, तो आपको पता है कि एक एक करके धीरे करके ये क्या हो रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। तो आपको पूरा प्रॉपर मेंशन करना है कि क्या वो फीचर्स है जो एड ऑन होते जा रहे हैं, प्रॉपर वस्कुलर सिस्टम आता जा रहा है उनके पास, है ना। नाउ गिव टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, फंगाई एंड ब्रायोफाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंगस, एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बीच में क्या इकोनॉमिक, यानी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, इकोनॉमिकली हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है। द लास्ट चैप्टर इज योर एनिमल किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में आपको बताना है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री विद देयर एग्जांपल्स। अगेन इस पे क्वेश्चन आ जाता है, एसिलोमेट, सिलोमेट एंड सीरोसिलोमेट, यस, जो मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था आपके साथ, इनके एग्जांपल्स और इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जितने भी फाइलम है, हर एक फाइलम में, भले ही आपको इतना बड़ा बड़ा नोट दिख रहा होगा आपकी बुक्स में, बट मैं आपको बता दूं, हर एक फाइलम के मात्र 3 से 4 ही पॉइंट होते हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए उनके बारे में, अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल। मात्र 3 से 4 पॉइंट और उनके एग्जांपल आइडेंटिफाई आपको करना है कि वो 3-4 पॉइंट कौन से इंपॉर्टेंट वाले हैं, है ना, आपको पढ़ाया गया है। आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊंगी बहुत जल्दी इनके लिए, वन शॉट का, जहां मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि पर्टिकुलर फाइलम के कौन से वो 3 पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है, चाहे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने आप नीट या आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आप हर एक फाइलम के, मैंने तभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, हर एक फाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल तैयार करके रखोगे। किसी पे भी आ सकता है, किसी पे भी, मोलस्क हो चाहे आपका, है ना, मतलब एनिलिडा हो, सभी इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा, हर एक का आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स पता होना चाहिए। Now, describe the levels of organization of animal body with suitable examples, यानी आपको बताना है कि सेलुलर लेवल पे आपका पॉरीफेरा आता है, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो लेवल वाइज भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जांपल्स क्या क्या है, एंड दैट्स इट। तो ये था आपका आज का पूरा सेशन, जो कि यूनिट 1 पे बेस्ड था। आई नो कि आपकी यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और ये यूनिट आपकी फॉर श्योर आ रही होगी, इसीलिए मैंने इसी यूनिट पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, अलॉन्ग विद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब समझाया हुआ है। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको जस्ट बताया है अभी, एंड इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस और सेशंस मिलते रहेंगे चैनल पे। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, टिल देन।